Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hope you will find. तो स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था कॉलेज में और ड्यू टू मीन्स कि मेरी यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आने आपके पेपर में, लेकिन 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ये एज ए आपको एडिशनल करवा रहा हूँ, ठीक है, उन बच्चों के लिए जिनकी मतलब प्रोग्रामिंग वीक है, मतलब जो आउटपुट या इस तरह के जो प्रोग्राम है उनमें अच्छे से आंसर नहीं कर पाते, करेक्टली आंसर नहीं कर पाते। सारे कर लें लोग तो ठीक है, 10-12 डेफिनेशन है टोटली, तो कर लें तो बेस्ट ऑफ लक, मतलब वो ठीक हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन वो पूछता है वो कहता है व्हाट इज़ फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। ए फंक्शन इज़ अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम एक्शन। कहता है कि ये कोड का ब्लॉक है जिसको हम क्या करते हैं, कुछ नेम देते हैं, ठीक है। कोड का ब्लॉक मतलब ये है कि कोड जो है मुख्तलिफ स्टेटमेंट से, मुख्तलिफ लाइन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो वो ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम कुछ नेम दे देते हैं उसको हम फंक्शन कह देते हैं, ठीक है। द स्टेटमेंट रिटन इन अ फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज़ कॉल्ड बाय इट्स नेम। अच्छा, फंक्शन को हम किस तरह कॉल करते हैं ये बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है, नीचे इसकी जब एग्जांपल होगी। मतलब अगर हमने कोई भी फंक्शन लिखा है, जैसे कि सम है, एक फंक्शन जिसका नाम हमने सम लिखा है, तो बेसिकली सम क्या करता है वो हमने खुद डिफाइन करता है कि सम 2 नंबर को जमा करके रिटर्न करता है। तो उसको कॉल करने का मतलब ये है कि हमने अपना जो मेन है इंट मेन फंक्शन, उसके अंदर जो है हमने जस्ट सम लिख देना है और उसके अंदर 2 जो है पैरामीटर पास कर देने हैं। पैरामीटर मतलब 2 वैल्यूज़ पास कर देनी है, तो वो खुद ब खुद उसको मतलब सम करके आपको रिटर्न कर देगा। ये जो कॉल्ड है ये मैं आपको नीचे समझाऊंगा कि किस तरह कॉल करना है दोबारा, ठीक है। दोबारा से पढ़ने, फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम एक्शन। कहता है ये कोड का एक ब्लॉक है जिसका कुछ नेम होते हैं और ये कुछ मखसूस काम करता है। द स्टेटमेंट रिटन इन द फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड व्हेन इट्स कॉल्ड बाय इट्स नेम। जब फंक्शन को उसके नेम से हम बुलाते हैं, उसके नेम से हम चलाते हैं, उसके नेम से हम उसको राइट करते हैं, तो वो क्या करता है, वो एग्जीक्यूट होता है। ईच फंक्शन हैज़ यूनिक नेम। हर फंक्शन का एक अपना नेम होता है। फंक्शन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्रोग्राम। फंक्शन जो है वो सी प्रोग्राम की बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। और उसके बाद आपने लिखना है, ओके, उसके बाद आप लिख दें कि द फंक्शन आर यूज टू अकम्पलिश द सिमिलर काइंड ऑफ टास्क अगेन एंड अगेन विदाउट राइटिंग द सेम कोड अगेन। कहते हैं फंक्शन क्या क्या करते हैं कि वो इस तरह के काम जो एक जैसे हैं उनको बार बार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ताकि हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े। जैसा कि आपको पता ही है कि जैसे ये प्रिंट एफ है, ये भी एक क्या है, फंक्शन है। आपको तो ये लेके लग रहा है ना कि प्रिंट एफ, इसमें कुछ PRINT F लिखा हुआ है, तो ये इससे क्या होता है कि वो जो चीज़ उसके अंदर हम लिखते हैं वो प्रिंट कर देता है। लेकिन ये जो प्रिंट एफ है ये 4 या 5 वर्ड्स हैं, इसके पीछे जो कोडिंग है वो बहुत ज़्यादा की गई। एक दफ़ा ये फंक्शन लिखा जो कुछ चुका है, बनाया जा चुका है, अब हम जितनी मर्जी चाहें, जितनी मर्जी बार जाएँ इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मज़ीद जब हम इसकी टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे तो आप इसका पता चलेगा कि किस तरह। तो इसमें ये पहली फंक्शन की डेफिनेशन थी, ठीक है। और उसके बाद हमने जस्ट आगे मूव करना है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। यानी हमारे पास जो फंक्शन की टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली है जी यूज़र डिफाइंड फंक्शन, और दूसरी है बिल्ट इन फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन यानी वो फंक्शन जो हम खुद डिफाइन करते हैं। पहले मैं बिल्ट इन फंक्शन पढ़ूंगा ताकि आपको पता हो कि हम ये मतलब बिल्ट इन फंक्शन कौन से, उसके बाद मैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। बिल्ट इन फंक्शन, the type of function that is available as part of language is known as built-in function और लाइब्रेरी फंक्शन। वो कहते हैं वो फंक्शन जो आपके किसी लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। यानी ऐसे फंक्शन जो पहले से बने गए हैं और लैंग्वेज के साथ आपको मुहैया किए जाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है अच्छे तरीके से, हम पढ़ते थे प्रिंट एफ फंक्शन जो कि कोई भी नंबर या टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता था, स्कैन एफ जो इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता था, CLR SCR जो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता था। तो इस तरह के फंक्शन यानी SQRT जो स्क्वायर रूट लेने के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये जो वाले फंक्शन ये हमें खुद से तो नहीं ना लिखने पड़ते थे, यानी हमने तो जस्ट इनको कॉल करना होता था, यानी इनको हम लिखना होता था, यानी लिखते थे SQRT। तो जो उसकी वैल्यू हम देते थे वो उसका हमें स्क्वायर रूट दे देता था, ठीक है। तो ये फंक्शन जो होते हैं, ऐसे फंक्शन जो लैंग्वेज के साथ हमें मुहैया किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं।
दीज फंक्शन आर रेडीमेड प्रोग्राम्स, ये फंक्शन मतलब रेडीमेड प्रोग्राम्स हैं, बने बनाए प्रोग्राम है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें जस्ट इनको लिखना होता है और ये अपना काम कर देते हैं। These फंक्शन आर स्टोर्ड इन अ डिफरेंट हेडर फाइल्स, ये वाले फंक्शन जो हैं ये मुख्तलिफ हेडर फाइल्स में स्टोर किए जाते हैं। जैसे कि हमने बार बार पढ़ा था, आपको पता है कि अगर हम प्रिंट एफ या स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करते होते थे अपने प्रोग्राम में, तो अगर हम हैश इंक्लूड stdio.h लिखते थे तो तभी हम यूज़ कर पाते, अदरवाइज़ हम यूज़ नहीं कर पाते थे। ठीक है, वो एरर आ जाती थी। मतलब ये जो प्रिंट एफ या स्कैन एफ फंक्शन है ये किस हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है, stdio.h वाली फाइल में। ठीक है, ओके जी। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि हम SQRT फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको यूज़ करने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरी फाइल, यानी हम लाइन प्रोग्राम की दूसरी या तीसरी लाइन पर लिख देते हैं हैश इंक्लूड मैथ्स डॉट एच। अगर हम ये नहीं लिखते हैश इंक्लूड मैथ्स डॉट एच, तो हम जो SQRT वाला फंक्शन है, SQRT जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि जो मुख्तलिफ फंक्शन हैं वो मुख्तलिफ लाइब्रेरी फाइल में डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, ओके। बिल्ट इन फंक्शन मेक प्रोग्रामिंग इजी, फास्टर एंड ईजियर। वो कहता है जो बिल्ट इन फंक्शन है वो प्रोग्रामिंग को क्या करता है, तेज़ करता है और आसान बनाता है। ये आपको पता है कि अगर आपने वैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपको थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, तो उस फंक्शन के अंदर जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है आप इंटर करते हो, उसको ईजिली आपका स्क्वायर रूट फाइंड करके दे देता है। ठीक है, ओके। वो कहता है सी लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी बिल्ट इन फंक्शन टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल CLRS is a built-in function to clear the screen. It is the part of header file called conaio.h। कहते हैं जो हमारे पास सी लैंग्वेज है वो हमें मुख्तलिफ बिल्ट इन फंक्शन मुहैया करती है। ठीक है, जैसा कि एक हमारे पास उसने एग्जांपल दिया CLR SCR, तो ये फंक्शन क्या करता है, आपकी स्क्रीन को क्लियर करता है। तो ये आपकी किस हेडर फाइल का पार्ट है, conaio.h फाइल का पार्ट है। ठीक है, जैसे कि हमारा प्रिंट एफ फंक्शन है वो कोई लाइन या टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्कैन एफ जो कोई इनपुट या आउटपुट इनपुट वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं यूज़र डिफाइंड, ये वाले फंक्शन है। ये तो वो फंक्शन थे जो सी लैंग्वेज ने या किसी कोई भी जो लैंग्वेज हमें साथ मुहैया कर देती है, इनको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दूसरे फंक्शन है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो यूज़र ने खुद डिफाइन की, जो यूज़र खुद क्रिएट करता है, जो हम खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, ए टाइप ऑफ फंक्शन रिटन बाय द प्रोग्रामर इज नोन एज यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यानी फंक्शन की वो टाइप जो प्रोग्रामर खुद लिखता है उसको हम क्या कहते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हैज़ यूनिक नेम। कहता है जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होती है उसका यूनिक नेम होता है, यानी ये नहीं होता कि मतलब एक प्रोग्राम में हम एक एक नेम के मल्टीपल फंक्शन लिख लें, नहीं। अगर हम एक प्रोग्राम में मल्टीपल यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखेंगे तो हर का नाम मुख्तलिफ होना चाहिए। ठीक है, एक प्रोग्राम में कंटेन मैनी यूज़र डिफाइंड फंक्शन, वो कहता है एक प्रोग्राम में मल्टीपल यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो सकते हैं। दीज फंक्शन आर रिटन अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट नीड ऑफ द यूज़र। ये वाले जो फंक्शन होते हैं वो यूज़र की एग्जैक्ट नीड, यानी जो उसकी ज़रूरत है उसके मुताबिक लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी हम अपनी मर्ज़ी से कोई फंक्शन लिखते हैं, कोई दो नंबर को ऐड करने के लिए, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये वाले फंक्शन हम कुछ खुद भी लिखते हैं। ठीक है, वो किस तरह लिखते हैं, उसको लिखने का अंदाज़ क्या है, वो नीचे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपके हो गया जी तीन शॉर्ट क्वेश्चन। पहला था फंक्शन, उसके बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, उसके बाद बिल्डिंग फंक्शन क्या होता है। अब हम कहते हैं कि उसका प्रोसेस, यानी हम किस तरह जो है वो पूछ लेता है, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ फंक्शन इन सी लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज में जो हम फंक्शन लिखते हैं उसको हम किस तरह लिखते हैं, उसका प्रोसेस बयान करें, उसका तरीका बयान करें। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए फंक्शन इन सी लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल। कहते हैं सी लैंग्वेज में जो फंक्शन लिखने का तरीका है वो बहुत आसान है। ए फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कहता है आपके जो फंक्शन होते हैं उसके कितने हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं फंक्शन हेडर और दूसरे हम उसको क्या कहते हैं, फंक्शन बॉडी कहते हैं। ठीक है, ये जो पहली लाइन है, ये जहाँ लिखा हुआ है रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरामीटर, ये होता है उसका फंक्शन हेडर, और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ लिखी होती है इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन, तो आपने लिखना है रिटर्न टाइप फंक्शन नेम
पैरामीटर। अब ये जो उसने चीज़ें लिखी है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ये वाली सारी चीज़ें नीचे वो बयान कर रहा है, ठीक है। उसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले कहता है फंक्शन हेडर क्या है, ठीक है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन इज नोन एज फंक्शन हेडर, यानी ये वाली जो लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन हेडर कहते हैं। द फॉलोइंग लाइन शोज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ राइटिंग द फंक्शन हेडर, कहता है ये वाली जो लाइन है ये जो फंक्शन हेडर लिखने का सिंटैक्स है उसका जो तरीका है उसको डिस्क्राइब करती है, ठीक है। यानी पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर हम फंक्शन नेम लिखते हैं जो उसका नेम हमने देना होता है, फिर पैरामीटर जो फंक्शन को वैल्यू देते हैं। जैसे कि हमने SQRT फंक्शन था ना, उसमें हम कुछ वैल्यू देते हैं तो हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके देता था ना। तो इसी तरह यहाँ जो मतलब वो पूछेगा कि कितनी वैल्यू ले रहा है, एक वैल्यू ले रहा है फंक्शन या दो ले रहा है, वो सारी चीज़ें, वो इंट टाइप की वैल्यू ले रहा है, वो फ्लोट टाइप की ले रहा है, तो वो सारी चीज़ें पैरामीटर में आएगी। ये जो फंक्शन नेम है वो नेम होगा फंक्शन का जो हम देंगे, ठीक है। और रिटर्न टाइप, अच्छा रिटर्न टाइप का मतलब ये है कि अगर हम फंक्शन को इंटीजर दो वैल्यू देते हैं, कोई ए या बी वैल्यू देते हैं, तो वो हम कहते हैं फंक्शन को ये जमा करके मैं दे दो, ठीक है। तो उसकी रिटर्न टाइम क्या होगी, आपको पता है इंटीजर को इंटीजर में जमा करें तो क्या होता है, एंटी होती है। तो ये जो रिटर्न, शुरू हो भी जा आप। हेलो, हेलो, ओके। तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक रिटर्न टाइप होती है, एक फंक्शन नेम होता है और पैरामीटर होती है। रिटर्न टाइप को मैं आपको समझा देता हूँ पहले, फिर बाकी दोनों चीज़ें। इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ वैल्यू डैट विल रिटर्न बाय द फंक्शन, वो कहता है ये वो वैल्यू की टाइप, यानी किस टाइप की वैल्यू जो हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। ये इसको इंडिकेट करता है, उसकी निशानदेही करता है। फॉर एग्जांपल हम कोई फंक्शन लिखते हैं, एक मिनट मैं एक पेंसिल पकड़ लूँ, एक जस्ट 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। ये फंक्शन मैं लिख लेता हूँ, मैं टेक्स्ट ऐसा करता हूँ, मैं टेक्स्ट ही पढ़ता हूँ, उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आपको समझ आ जाएगी। मैं लिखता हूँ इंट, मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ सम, आगे मैं कहता हूँ वो दो वेरिएबल लेगा, एक इंट ए लेगा, एक इंट बी लेगा, क्लोज कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि वो क्या करेगा, एक वेरिएबल वो फॉर एग्जांपल वो कह लेता है कि इंट सी कह लेता है, वो कहता है कि सी किस क्या इसके इक्वल है, ए प्लस बी के इक्वल है, और रिटर्न क्या करवा देगा, सी करवा देगा, और उसके बाद ये ब्रैकेट्स क्लोज। अच्छा इससे मैं आपको समझाता हूँ। ये जो सबसे पहले इसने कहा है ना रिटर्न टाइप, तो मतलब वो बताएगा कि फंक्शन जब मैं वैल्यू वापस करेगा ना, रिटर्न करेगा, वो किस टाइप की। तो मैंने इधर लिखी है इंट टाइप की, यानी जो भी फंक्शन हमें वापस करेगा वैल्यू वो किस टाइप की होगी, इंट टाइप की होगी। उसके बाद ये जो सम है ये क्या है, उसका फंक्शन का नेम है। इसने क्या कि इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द फंक्शन, तो मैंने एक फंक्शन का नेम क्या लिखा है, वह सम लिखा, मैं कोई भी नेम लिख सकता हूँ यूनिक। उसके बाद ये जो पैरामीटर्स होते हैं, दीज आर द वैल्यूज गिवन टू अ फंक्शन व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड, कहते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो वैल्यू हम उसको देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसकी पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है। ये कोई ए वैल्यू हम देंगे, कोई बी वैल्यू देंगे, ठीक है, ये उसके क्या होंगे, पैरामीटर्स होंगे। अच्छा, अब मैं इसको दो वैल्यू देता हूँ, इंट आपको पता है ए मतलब कोई भी इंटीजर वेरिएबल हो सकता है, बी कोई भी इंटीजर वेरिएबल। तो जब हम उन दो इंटीजर वेरिएबल को जमा करते हैं तो क्या जवाब आता है आपके ख्याल में, दो इंटीजर वेरिएबल जमा करें तो आपको पता है कि इंटीजर वैल्यू इंटीजर ही आंसर आता है, यानी 2+2 आपको 4 ही मिलता है, तो 4 क्या है आपका, इंटीजर ही है, ठीक है। तो रिटर्न सी, तो जब सी रिटर्न करेगा तो वो सी में क्या आ चुका होगा, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 2 थी, बी की भी 2 थी, 2+2 सी में क्या आ चुका होगा, 4। तो 4 क्या है, सी है, 4 क्या है आपका, इंटीजर है। तो ये रिटर्न सी का मतलब है ये 4 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि किस टाइप की वो वैल्यू रिटर्न करे, तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। इसकी बाकी वो कॉल किस तरह करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कॉल किस तरह करना होता है। जस्ट 1 सेकेंड, मुझे जी। तो कॉल जनाबे वाला हम इसको इस तरह करते हैं, यानी ये मेन कोई फंक्शन है, हम लिखते हैं इंट मेन, ठीक है। उसके अंदर हम ये चीज़ें लिखे हैं, तो कॉल फॉर एग्जांपल इसी फंक्शन को मैंने कॉल करना है,
तो मैं किस तरह कॉल करूँगा, मैं लिखूँगा सम, इसमें दो वैल्यू इंटीजर देनी है, एक मैं दे देता हूँ 2 और दूसरी मैं वैल्यू देता हूँ 4 दे देता हूँ और मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब ये जो मैं करूँगा, अगर मैंने इसको वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो मैं पहले लिख लेता हूँ कोई नंबर, मतलब मैं लिखता हूँ एस। तो इससे क्या होगा, इसको कहते हैं फंक्शन कॉल करना, ठीक है। ये सम, जैसे ही ये सम की वैल्यू आएगी, ये जो प्रोग्राम चलेगा लाइन बाय लाइन, इस लाइन पर आएगा, वो सम को कॉल करेगा, यहाँ आ जाएगा। दो वैल्यू, एक 2 है एक 4 हमने भेजी है, जो एक वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी और बी को क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, जिस तरतीब से हमने दी है। उसके बाद ये इस लाइन पर आ जाएगा, सी एक वेरिएबल बना है जिसमें a प्लस बी, 2 प्लस 4 6, सी को क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। रिटर्न सी का मतलब ये है कि जो वैल्यू इससे हासिल होगी वो यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ हमारे पास एस है, तो मतलब हम 6 बन गया, 6 वो रिटर्न कर देगा, वापस भेजेगा, तो वापस एस में क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, 6 आ जाएगी। यानी जो वेरिएबल हमने फंक्शन से पहले लिखा होता है, जो वैल्यू इस फंक्शन से हासिल होती है, इससे हमें 6 हासिल होती है, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। उसके बाद हम सिंपल जिस तरह आप करते हैं प्रिंट एफ की मदद से उसकी वैल्यू जो आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ये तो था फंक्शन को हम किस तरह मतलब करते हैं, डिक्लेयर, सॉरी, फंक्शन को किस तरह हम राइट करते हैं, उसमें किस तरह के, किस तरह फंक्शन को हम कॉल करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें उसने बताई है। उसके बाद बारी आती है जी फंक्शन बॉडी की, ठीक है। वो पूछ लेता है कि व्हाट इज बॉडी मेंट बाय बॉडी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन की बॉडी से क्या मुराद है। ये मुझे एक मिनट ना इसको रिमूव कर लेने दें, रेजर के साथ मसला बना रहा है। ओके, उसके बाद है फंक्शन बॉडी। वो कहते हैं द सेट ऑफ स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूटेड इनसाइड द फंक्शन इज नोन एज फंक्शन बॉडी। कहते हैं जो स्टेटमेंट होती हैं, जो कोई लाइंस होती हैं जो फंक्शन की बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन बॉडी कहते हैं, ठीक है। यानी जो ब्रैकेट्स के अंदर, ये इन दो ब्रैकेट्स के अंदर जो लाइंस होती हैं ना, जो एग्जीक्यूट होती हैं, उनको फंक्शन बॉडी कहते हैं। द बॉडी ऑफ द फंक्शन अपीयर आफ्टर फंक्शन हेडर, यानी जो फंक्शन हेडर होती है उससे बाद में उसकी बॉडी स्टार्ट होती है। द स्टेटमेंट आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स, ये कर्ली ब्रैकेट्स में लिखी जाती हैं। द वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम लॉजिक आर इम्प्लीमेंटेड इन फंक्शन बॉडी। कहता है जो हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करने होते हैं, कोई न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं, या प्रोग्राम लॉजिक मतलब कि जो फंक्शन में वैल्यू आई है उनको हमने जमा करना है, तकसीम करना है, ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो क्या करना है, वो सारा जो लॉजिक होता है वो किस में इम्प्लीमेंट होते हैं, आपकी फंक्शन की बॉडी में इम्प्लीमेंट होते हैं। ओके, यहाँ तक इसका पड़ा है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास बारी आती है जी उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ना आसान आसान आपको मतलब चीज़ें कुछ करवा दूँ, तो 3 डेफिनेशन 4 हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। एक होता है लोकल वेरिएबल, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है एक चीज़ होती है लोकल, एक होती है ग्लोबल, ठीक है। लोकल की हम इस तरह एग्जांपल कर सकते हैं कि एक चीज़ है जो आपके पास है, फॉर एग्जांपल उसको हम लोकल कहते हैं, और एक ग्लोबल है जिसको सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल कह लेते हैं, ठीक है। ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज नोन एज लोकल वेरिएबल। यानी कोई भी जो वेरिएबल है जो हम किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, फंक्शन के अंदर लिखते हैं, यानी इंट ए या बी, उसको हम क्या कहते हैं, उसका लोकल वेरिएबल कहते हैं। यानी जो फंक्शन के अंदर होगा उसको हम क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल कहते हैं। लोकल वेरिएबल आर आल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को हम ऑटोमेटिक वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। और इसका इतना ही बड़ा है, यानी ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल आर आल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक वेरिएबल, हम इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि ये डेफिनेशन इतनी बड़ी आ गया आपको, इतनी
मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, आप लिख सकते हैं मतलब, लेकिन बस इतना ही बड़ा है, यहाँ तक कर दें डेफिनेशन। उसके बाद स्कोप ऑफ वेरिएबल, ठीक है, जो लोकल वेरिएबल उसका स्कोप क्या होता है, ठीक है, या लाइफ टाइम क्या होता है, इससे क्या मतलब, लेकिन हम सिर्फ स्कोप ही पढ़ेंगे। तो लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन आपने लिख कर यहाँ तक, अगर ये डेफिनेशन आती है तो उसके बाद आपने लिखना है द एरिया वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड इज नोन एज स्कोप ऑफ वेरिएबल। यानी वो एरिया जहाँ वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्कोप ऑफ वेरिएबल कहते हैं। याद रखें कि जो वेरिएबल आपने किसी एक फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया, एक फंक्शन के अंदर लिखा है, एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करवाया, उस वेरिएबल को आप किसी दूसरी फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। यानी उसका स्कोप जो है, उसकी जो हद है, वो उस फंक्शन के अंदर ही है जिसके अंदर हमने वो डिक्लेयर करवाया। लोकल वेरिएबल कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द फंक्शन इन द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। वो कहता है लोकल वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें जिस फंक्शन में उसको डिक्लेयर किया गया हो, ठीक है। ये if a statement accessed local variable that is not in scope the compiler generates an syntax error। कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो किसी ऐसे वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता है जो मतलब उसके स्कोप में ही है। फॉर एग्जांपल एक मैंने फंक्शन बनाया सम, उसमें मैंने कोई वेरिएबल लिखा इंट ए। अब जो इंट ए लिखा हुआ वेरिएबल वो सिर्फ उस सम के फंक्शन के अंदर ही मतलब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं किसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उसको इंट ए को मैं क्या कहता हूँ, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी करूँगा, तो जो वो प्रोग्राम एरर दे देगा, ठीक है, कंपाइलर एरर शो कर देगा, वो कहेगा ये तो लोकल वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाहर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका इतना ही बड़ा है, ठीक है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट ग्लोबल वेरिएबल। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। यानी एक जो चीज़ है वो मतलब सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल चीज़ होती है, ठीक है। और बाकी लोकल का आपको पता है। यानी एक वेरिएबल जो हमने फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज करवाया, डिक्लेयर करवाया, उसको हम लोकल कहेंगे। अगर कोई हमने फंक्शन से बाहर किया है, यानी फंक्शन के अंदर हमने उसकी लिमिट नहीं रखी, हमने उसको आज़ाद छोड़ा है, तो वो क्या होगा, ग्लोबल होगा। अब आपको पता है जिस चीज़ को हम आज़ाद छोड़ देते हैं उसको कोई भी इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। तो ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। यानी वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन से बाहर डिस्प्ले करते हैं, यानी उसकी करली ब्रैकेट से बाहर हम डिक्लेयर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड बाय ऑल फंक्शन इन द प्रोग्राम। वो कहता है जो ग्लोबल वेरिएबल है वो जितने भी प्रोग्राम में फंक्शन है सारे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो किसी एक फंक्शन में हमने उसको नहीं डिक्लेयर किया, किसी एक फंक्शन में हमने उसको डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए जितने भी फंक्शंस होंगे जितनी मर्जी दफ़ा चाहे उसको क्या कर सकते हैं, जिस वक्त जितनी मर्जी दफ़ा उसको क्या करना चाहे, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, द ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज्ड बाय ऑल फंक्शन इन द प्रोग्राम। ये होगी द वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल आर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट फंक्शन। कहता है ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो मुख्तलिफ फंक्शन में शेयर होती है, यानी मुख्तलिफ फंक्शन इनकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इफ वन फंक्शन चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल दिस चेंज आल्सो अवेलेबल इन अदर फंक्शन। कहता है अगर कोई एक फंक्शन है वो किसी वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, तो वो सारे फंक्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं कोई कहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वेरिएबल है, एक मिनट, मेरे पास ये कोई वेरिएबल है जनाबे वाला ए के नाम से वेरिएबल है और इसकी वैल्यू क्या 10 है। तो एक फंक्शन है f1 फॉर एग्जांपल, उसने इसको यूज़ किया है और वो इसकी वैल्यू में वो क्या देता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। अब आपको पता है कि अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 11 हो चुकी होगी, ठीक है। वो ये कहते हैं कि अगर किसी एक फंक्शन ने ए की वैल्यू को क्या क्या किया है, चेंज किया है, तो वो चेंज सबको नज़र आ रहा होगा। वो ये नहीं होगा कि वो सिर्फ उस फंक्शन के लिए चेंज होगी वैल्यू, वो सारे ओवरऑल सारे फंक्शन के लिए वही वैल्यू शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है आपकी जी लोकल वेरिएबल, और सॉरी ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी स्कोप क्या होता है और इसका क्या मतलब ग्लोबल वेरिएबल का हिसाब किताब है। अभी मैं देखता हूँ इसको थोड़ा सा रेज कर लूँ। ओके, उसके बाद है जो क्या कहते हैं ना, स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल क्या है।
ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज बाई ऑल फंक्शन इन द प्रोग्राम। वो कहता है ग्लोबल वेरिएबल जो है वो सारे फंक्शन उस जितने भी प्रोग्राम में सारे फंक्शन उसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसका स्कोप बड़ा होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, उसको सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मीन्स दैट दीज वेरिएबल आर ग्लोबली एक्सेस्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। इसका मतलब ये कि ये सारे जो प्रोग्राम का कोई भी हिस्सा जो है इसको ग्लोबली एक्सेस कर सकता है, यानी आज़ादी से एक्सेस कर सकता है। नॉर्मली ग्लोबल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड बिफोर मेन फंक्शन। वो कहता है आमतौर पर जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो मेन फंक्शन से पहले जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं, उनको डिफाइन किया जाता है। ओके, उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़नी है, लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल और लाइफ टाइम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। द टाइम पीरियड फॉर विच ए वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी इज नोन एज लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपने स्टार्ट होना है। द लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट व्हेन द कंट्रोल इंटर इन द फंक्शन इन विच दैट इट इज डिक्लेयर्ड। Local variable automatically destroyed when the control exit from the function and lifetime ends. When the lifetime of local variable ends, the value stored in the variable also become inaccessible. कहता है जो आपके लोकल वेरिएबल की जो लाइफ टाइम है वो उसी वक्त ही स्टार्ट हो जाती है जब आपका कंट्रोल या आपका प्रोग्राम फंक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। यानी एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने कोई लोकल वेरिएबल इंट सम के नाम से इनिशियलाइज करवाया हुआ है, तो उसका लाइफ टाइम उस वक्त स्टार्ट होता है जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, और उसका लाइफ टाइम उस वक्त खत्म होता है जब ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाता है। यानी फंक्शन के स्टार्ट होने से उसका लाइफ टाइम स्टार्ट हो जाता है और फंक्शन के एंड होने तक उसका लाइफ टाइम क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही उसका लाइफ टाइम एंड हो जाता है तो उसमें जो भी वैल्यू पड़ी होती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और इनएक्सेसिबल हो जाती है। उसके बाद कहता है ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है। ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज रनिंग। वो कहता है जो ग्लोबल वेरिएबल है वो मेमोरी में रहता है, यानी उसकी वैल्यू स्टोर रहती है, ये वो एग्जिस्ट करता है, वो मतलब मौजूद रहता है उस वक्त तक जब तक प्रोग्राम आपका रनिंग करता रहता है, ठीक है। उसमें ये था लोकल में कि वो उस वक्त तक रहता है जब तक फंक्शन रनिंग करता रहता है, लेकिन लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है या लाइफ है वो उस वक्त तक रहती है, उस वक्त तक वो समझो जिंदा रहता है जब तक फंक्शन चलता रहता है। लेकिन जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है वो उस वक्त तक जिंदा रहता है या उस वक्त चलता रहता है जब तक आपका प्रोग्राम चलता है। प्रोग्राम जो है वो बिग पार्ट है, ये वो एक बड़ी चीज़ है, फंक्शन उसका सब मॉड्यूल है, छोटा हिस्सा है, ठीक है, ये आपको पता है। दीज वेरिएबल आर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द मेमोरी व्हेन द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। वो कहते हैं ये वाले वेरिएबल मेमोरी से डिस्ट्रॉयड होते हैं, यानी मेमोरी से चले जाते हैं, मेमोरी से डिलीट हो जाते हैं जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, बंद होता है, क्लोज होता है। कहता है डीज वेरिएबल ऑक्यूपाई मेमोरी लॉन्गर देन लोकल वेरिएबल। कहता है ये जो वेरिएबल होते हैं ये ज़्यादा मेमोरी लेते हैं एज कम्पेयर टू लोकल वेरिएबल, ठीक है। सो ग्लोबल वेरिएबल शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन देयर आर वेरी नेसेसरी। वो कहता है ग्लोबल वेरिएबल को आपने सिर्फ उस वक्त ही इस्तेमाल करना है जब आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, यानी ज़्यादा आपको मतलब ज़रूरत पड़ रही हो, आपका गुजारा नहीं हो रहा होता, तो अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो डिफरेंस पूछ लेता है कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का क्या डिफरेंस है, तो ये भी आप देख सकते हैं। लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड विद इन द फंक्शन, यानी ये फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं, और ग्लोबल आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर होते हैं। इट कैन यूज ओनली द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर। वो कहता है ये सिर्फ उसी फंक्शन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें वे डिक्लेयर किए गए हों। इट कैन यूज इन ऑल द फंक्शन, ये जो वेरिएबल होते हैं ये सारे फंक्शन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये बाकी एक दो और आप कर लीजिएगा, सारे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है आपके। उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन क्या कहते हैं डिक्लेरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर, इसकी मतलब इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो फंक्शन डेफिनेशन है और फंक्शन क्या कहते हैं डिक्लेरेशन जो है, इसकी मैं वीडियो फिर आपको मज़ीद बाद में भेज दूंगा, ठीक है। अब तक जो है ना सारे लोग आज इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। और कंप्लीट करके मुझे अगर इसमें कोई इशू हुआ, कोई मसला हुआ, तो आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। अब तक के लिए इतनी है, काफ़ी है, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।